राजनीति के उस दौर में जब राजनीति के नैतिकता और उसके चरित्र की कोई कसौटी ना समझ में आती हो, जब राजनीति का कोई मापदंड ना दिखाई देता हो, जब सरकारी पदों पर पदासीन व्यक्ति, जब सरकारी प्रतिनिधि केवल अपने अस्तित्व और भविष्य की सुरक्षा और संरक्षण हेतु ही बयानबाजी करते हों, विचारधारा प्रकट करते हों या किसी भी प्रकार की समीक्षा करते हों या अपने कर्तव्यों का पालन करते हों, उस दौर में भी एक आम आदमी के हृदय की संवेदना को पदासीन व्यक्ति इतनी सहजता से, इतनी सरलता से जब सदन में सभी के समक्ष निष्पक्षता से, निस्वार्थता से रखता है, भावुकता से रखता है, तो हमें कहना पड़ता है कि यह इस युग का सर्वश्रेष्ठ भाषण है। जब मैं इस युग के भाषण की बात करता हूं तो मैं किसी द्वापर, सतयुग और कलयुग की बात नहीं करता हूं, मैं उस युग की बात कर रहा हूं जिसमें हम और आप श्वास ले रहे हैं। जी हां साथियों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास और आज हम लोग बात करने वाले हैं आदरणीय उपराष्ट्रपति द्वारा दिए गए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के सदन में जो उनका भाषण किसानों की संवेदना को लेकर, किसानों की चिंता को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर दिया गया, हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे, निष्पक्षता के साथ उसकी बात करेंगे और ऐसी बातें सरकारी संस्थाओं, सरकारी सदनों के लिए की जानी चाहिए जो अब तक नहीं की जाती रही है। जब हम बात करते हैं कि उसी सरकार के लिए अगर प्रश्न चिन्ह उठाने की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है व्यक्ति के अंदर की जो भावनाएं निकल करके आई हैं वो कितनी द्रवित करने वाली भावनाएं होंगी। लेकिन हम तक और आप तक जो बातें मीडिया के द्वारा, न्यूज़ चैनलों के द्वारा या अखबारों के द्वारा पहुंचाई जाती है तो उनकी हेडलाइंस कुछ इस किस्म की होती है कि उसमें उनकी निजी स्वत्व की रक्षा हो या उनका कुछ ऐसा कंटेंट जो अलग दिखे और उस अलगाव, उस अट्रैक्शन के प्रभाव में जो वास्तविकता है, जो मूल है, वो अपना दम तोड़ देती है और ऐसे ऐसे नैरेटिव के साथ वो भाषण हमारे जहन में और हमारे दिमाग तक आता है कि हमें लगता है कि बात केवल यही सही है लेकिन बात कुछ और की गई थी। आप अलग अलग न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखेंगे, अखबारों के माध्यम से पढ़ेंगे और सोशल मीडिया के शोर में देखेंगे तो हेडलाइंस बनेगी कि धनखड़ जी ने क्लास लगाई कृषि मंत्री की, धनखड़ जी ने पोल खोल दी सरकार की। ये बात ना तो क्लास लगाने की थी, ये बात ना तो पोल खोलने की थी, ये बात एक सिस्टम की थी, एक तंत्र की थी, एक तंत्र में लगे जंग की थी। और ये तंत्र आज के तंत्र की नहीं है। कृषि अनुसंधान केंद्र शायद अपना 100वां वर्षगांठ मना रहा है। 100 वर्षों से चले आ रहे ऐसी संस्थाएं जो इन तमाम चीजों के लिए बनाई गई थी, उनकी भूमिका के प्रश्न चिन्ह की बात थी। हम लोग तमाम सरकारी संस्थाओं को जर्जर होते देखते हैं। सरकारों के दखल और सरकारों के बेदखली, इन दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो सरकारी संस्थाएं बनाई गई हैं ये कितना ईमानदारी के साथ काम करती हैं या केवल ये कुर्सियां तोड़कर पैसे पैदा करने वाली संस्थाएं हैं और अपना निजी बटुआ बड़ा करने वाली संस्थाएं हैं। धनखड़ जी के भाषण से हम कई प्रकार की अवलोकन और विवेचना कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि धनखड़ जी ने जब किसानों के आंदोलन की बात शुरू करी, किसानों के आंदोलन की बात शुरू करते ही उन्होंने बहुत निष्पक्ष भाव से, सरकारों को कटघरे पर ना रखते हुए बहुत स्पष्टता से पूछा, क्या इनके साथ कोई वादा किया गया था? और अगर वादा किया गया था तो अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया, या फिर उस वादे के लिए हो क्या रहा है? उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग सड़क पर हैं केवल वो लोग सड़क पर नहीं हैं, जो सड़क पर नहीं हैं उनके भी हृदय की वेदना कुछ ऐसी ही है। तो क्या आप केवल किसी आंदोलन को ये कहकर उसकी फ्रीक्वेंसी घटा देंगे कि उस आंदोलन में विरोधी या विपक्ष पार्टी का सहयोग है या किसी बाहरी ताकत का सहयोग है? नहीं, हर आंदोलन को आप सिर्फ ये कहकर उसकी प्रासंगिकता को समाप्त नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आवाज उठी है तो उस आवाज की फ्रीक्वेंसी को पहचानना होगा और ये देश की आवाज है। किसान देश की आत्मा है।
और अगर आत्मा को तकलीफ हो रही है तो देश को तकलीफ होनी चाहिए। सरकार पर बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो इसके लिए नियुक्त किए गए हैं, उनका ये दायित्व तो बनता है, उनका ये धर्म बनता है कि अगर कोई समस्या है तो उस समस्या के समाधान पर विमर्श किया जाए, अर्थशास्त्रियों और चिंतकों को इसमें लगाया जाए। और ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि पिछले जब सत्र हो रहा था सदन का, तब भी किसान का आंदोलन था, अभी भी किसान का आंदोलन जस का तस बना हुआ है। आखिर बीच में कम्युनिकेशन गैप कहाँ हो रहा है? उन्होंने ये भी कहा कि तमाम विसंगतियों का एक ही उपाय हो सकता है और वो उपाय है बातचीत से उसका हल निकालना। बातचीत से हल कई प्रकार से निकाला जा सकता है। उन्होंने ये भी मेंशन किया, आदरणीय पाठक जी, हिमांशु पाठक जी, जो भारतीय अनुसंधान राष्ट्रीय डीजी हैं, जो इसके महानिदेशक हैं, उनको मेंशन किया कि आपका भाषण बहुत अच्छा था और आपके भाषण में हम सबकी बहुत तारीफें लिखी हुई थी। आपने बहुत स्वागत सत्कार बहुत ढंग से किया, लेकिन कंटेंट गायब था। आपके भाषण में वो कंटेंट था ही नहीं जिसके लिए आप नियुक्त किए गए हैं। जब देश का नंबर 2 पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी बात करने लगता है तो हमें लगता है कि हम सही जगह पर सांस ले रहे हैं। ऐसी बातें होनी चाहिए, ऐसी बातें उठनी चाहिए। वो इस बात की फिक्र किए बिना सारी बातें बेहद बेबाकी से, कहीं पर उनकी जुबान फिसली नहीं, कोई बात बनावटी लगी नहीं, कोई ऐसी बात थी ही नहीं जो वो लिख कर लाए हों। वो उनके हृदय से निकलने वाले एक एक सार्थक शब्द थे जिसको ना सिर्फ सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए और उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। उन्होंने कृषि मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी उनका राजधर्म याद दिलाया, उनकी फटकार नहीं लगाई, उनका राजधर्म याद दिलाया कि आपके कंधों पर बहुत भार है, आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, इससे पहले कोई और कृषि मंत्री रहे होंगे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने आदरणीय पाठक जी को बोला कि इस प्रकार की यानी कृषि से संबंधित पूरे देश में 180 से अधिक संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन वो सब जर्जर अवस्था में हैं। जिसके लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था वो होने के अलावा और सब कुछ उस संस्था में हो रहा है। आदरणीय धनखड़ जी का सरकारी संस्थानों के लिए लिया गया इस प्रकार का संज्ञान अपने आप में प्रदर्शित करता है कि भारत में केवल कृषि संस्थान ही नहीं और भी बहुत से सरकारी संस्थान हैं जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से केवल पैसे कमाने की मशीन बनकर रह गए हैं। सरकारी खजाने से केवल उनके दायित्व और पदाधिकारी वाले व्यक्तियों पर सिर्फ पैसे खर्च किए जाते हैं, बजट तैयार किए जाते हैं और उन बजट का इस्तेमाल वाजिब तरीके से ना होकर और दूसरे तरीकों से होता है। ये हमारी सच्चाई है और ये रुक नहीं रहा है। अगर जितने संस्थान सरकारी संस्थान, और ये आज की बात नहीं है, ये जब से ये संस्थान बने हैं तब से लेकर के, जब से आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, हमारे और आपके सामने कई प्रकार की सरकारों का संगठन देश में शासन करने, प्रदेश में शासन करने आया और गया। कभी भी ये सरकारी संस्थान जिस उद्देश्य से बनाए गए थे उस उद्देश्य को पूर्त करते हुए 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं दिख रहे होंगे। उसमें काम करने वाले कर्मचारी या तो आलसी होंगे या अपने दायित्वों को बोझ की भांति करते होंगे। केवल 1 तारीख की सैलरी उनको पूरी चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए और समय समय पर उनको तमाम प्रकार के भत्ते चाहिए होते हैं। लेकिन जिस दायित्व के लिए वो नियुक्त किए जाते हैं उन दायित्वों को पूरा करने के लिए उनके पास ना तो समय होता, ना तो उनके पास कोई कारण होता। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जिस क्षेत्र से हम आते हैं, हम मध्य प्रदेश के रीवा जिले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हमने किसी फसल के लिए वहां पर स्थित जो कृषि का केंद्र है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, जो वहाँ का अनुसंधान केंद्र है, मैंने कई बार वहाँ जाकर संपर्क करने का प्रयास किया, हमने सैंपल भी दिए। लेकिन उसके एवज में
उस पर काम करते हुए कोई अधिकारी ना गंभीरता से दिखे, ना किसी अधिकारी को ना किसी कर्मचारी को इस बात की फिक्र थी। उनको लगता था ये सरकारी प्रक्रम है, ये ऐसे ही होता है, और हमें झूठा आश्वासन देकर हर बार वापस करा दिया गया। लेकिन एंड ऑफ द टाइम अगर हमने परिणाम देखे तो परिणाम पूरी तरह से शून्य था। इसी प्रकार अन्य संगठन भी सरकार के कार्य करते हैं, जिसको इंडिकेट करते हुए धनखड़ जी कहते हैं कि अगर सरकारी संस्थाएं जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं वही उद्देश्य पूरा करते हुए अगर नहीं दिखेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं। जब हम देश में प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, निजीकरण की बात करते हैं, तो उसमें टारगेट होते हैं, उसमें लक्ष्य होते हैं। आप निजी दुकानों पर काम करिए, आप निजी संगठनों पर काम करिए, आप वहाँ आलस नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको आपके दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा, है ना। लेकिन सरकारी संस्था में एंट्री करते ही हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं कि अब हम सरकार के परमानेंट दामान हैं, अब हम काम करें या ना करें, हमारे पास यहाँ पर बने रहने के लिए बहुत सी वजहें हैं, बहुत से कारण हैं, और हम बने रहते हैं। मूल उद्देश्य वहाँ पर मर जाता है। तो इस प्रकार से धनखड़ जी द्वारा कही गई एक एक बात का बहुत केस स्टडी हो सकता है। 10, 5, 15 मिनट का ये भाषण एनालिसिस वाला है ही नहीं, इस पे बहुत सी बातें हो सकती। इस पर तंत्र में जो तंत्र बना हुआ है, हमारा जो संगठन बना हुआ है, जो हमारा तंत्र इतने दिनों से काम कर रहा है, उस तंत्र पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। क्या ये तंत्र केवल इसीलिए बनाए गए थे? ये हमें और आपको सोचना होगा। ये न्यूज़ चैनल वालों के सोचने से नहीं होगा। ये चौथा स्तंभ जो कहा जाता है, सबसे ज़्यादा अगर कोई रायता फैला रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या कर रहा है, तो ये चौथा स्तंभ कर रहा है, क्योंकि ये अपने अपने नैरेटिव, अपने प्रभाव छोड़ने के उद्देश्य से गढ़ते हैं। और एक बार फिर धनखड़ जी का भाषण जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत संजीदगी के साथ दिखाया जाना चाहिए था, जिसके विषय में विमर्श होने चाहिए थे, डिबेट्स होनी चाहिए थी, वो भाषण भी अलग अलग नैरेटिव से, अलग अलग एंगल से समाप्त कर दिया जाएगा। हमारे देश में या तो राग दरबारी अलापी जाती है, या तो वफादारी अलापी जाती है, या फिर केवल निंदा की जाती है। सॉल्यूशन और उपायों पर बात बहुत कम होती है। हमारे पास या तो पक्ष का चश्मा होता है या फिर विपक्ष का चश्मा होता है। जब हम पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं तो एक बीच का चश्मा होता है, जिसको तटस्थता नहीं कहते, निष्पक्षता कहते हैं। तटस्थता तो ये होता है कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, हम ये भी ठीक है और वो भी ठीक है की बात कर ही नहीं रहे। हम तटस्थता की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हम निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। किसी भी बात में अगर विसंगति है तो उस बात को उठाकर उसके उपायों पर विमर्श होना चाहिए। भेड़ चाल नहीं चलनी है। किसी की निंदा करने लगते हैं तो केवल हम निंदक बन जाते हैं, किसी की तारीफ करने लगते हैं तो केवल हम उसके भक्त बन जाते हैं। इन दोनों चीजों से बचना होगा। दो कुनबों में से एक कुनबा चुनना यह ठीक विश्लेषण नहीं है। हमें यहाँ कुनबे नहीं चुनने हैं, हमें यहाँ हमारे देश के लिए होने वाले, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश के उत्थान के लिए होने वाले क्रियान्वयन की बात करनी है, उनके उपायों की चर्चा करनी। धनखड़ जी ने किसानों पर हो रहे विभिन्न प्रकार के मापदंडों की बात करी। उन्होंने किसान को आत्मा से जोड़ा। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी जी के विजन तक को इंगित किया, उन्होंने रेखांकित किया। उन्होंने रेखांकित किया कि किसान अभी भी अपने उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां उसको पहुंचना चाहिए। उन्होंने किसान के विकास को देश के विकास के साथ जोड़कर भी अच्छे उदाहरण के साथ बताया है कि अगर किसान की आय आप बढ़ाने में सफल होते हैं तो देश की आय 5 गुना स्वतः ही बढ़ जाएगी। आप अन्य प्रकार से सोचने का प्रयास तो करिए, आप किसानों से बात तो करिए। कोई भी आंदोलन होते हैं तो केवल वो विपक्ष से प्रचारित किए गए आंदोलन नहीं होते। हो सकता है उसमें विपक्ष का प्रभाव हो, क्योंकि जब कोई आंदोलन होता है तो वो तो विपक्ष की वजह से ही होता है। यानी पक्ष अपनी बात ठीक तरीके से नहीं कर पाया, अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं कर पाया, तो आंदोलन होते हैं। तो उसमें विपक्ष की भूमिका तो होनी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और वो होनी चाहिए। विपक्ष की भूमिका को साइड में ना करते हुए उद्देश्य को केंद्र में रख करके हमें योजनाएं बनानी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो डॉट 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 के साथ अपनी बात को विराम देता हूं, समाप्त नहीं करता हूं।
आपको भी समय हो तो धनखड़ जी का वो वीडियो ज़रूर देखें। मैं प्रयास करता हूं आपको धनखड़ जी का वीडियो दिखाने का। हो सकता है कि हम लोग धनखड़ जी का राज्यसभा टीवी का वीडियो यहां पर देखने में सफल हो जाए। तो अगर हम लोग सफल होते हैं, जब भी हमारे सामने ऐसी चुनौतियां हों तो हम लोगों को स्वतः ये धनखड़ जी का भाषण है, आप ठीक से सुन सकते हैं, सभी लोग सुन सकते हैं। ठाकुर जी, ICAR officials, Dr. Himanshu Pathak, Dr. S.N. Jha, scientists, researchers, officials, members of the staff, and distinguished guests. किसान का परिदृश्य बदल रहा है क्या? To put the strategy in place. अपने कितनी बात कर लें, आज के दिन ग्रामीण व्यवस्था, आज किसान परेशान है, पीड़ित है, आंदोलित है। यदि अगर संस्थाएं जीवंत होती, योगदान करती, ये हालात कभी नहीं आते। ये आप और हमारे सामने प्रश्न है। In a country of 1.4 billion people, a network of such institutions dotting every nook and corner of the country, covering every activity of agronomy. हो क्या रहा है? किसान का परिदृश्य बदल रहा है क्या? किसान तक पहुंच रही है क्या बात? The disconnect could not be more. मुझे एक आशा की किरण नजर आ रही है। एक अनुभवी व्यक्ति आज के दिन भारत का कृषि मंत्री है। शिवराज जी, आपके सामने चुनौती है किसान कल्याण की, ग्रामीण विकास की। धार में याद दिलाया जा रहा है। बात करते हैं विकसित भारत की, विकसित भारत का रास्ता जिम्मेदारी याद दिलाई जा रही है। दिल से निकलता है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। किसान यदि अगर आज के दिन आंदोलित है, उस आंदोलन का आकलन सीमित रूप से करना बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल होगी। जो किसान सड़क पर नहीं है, वो भी आज के दिन चिंतित है, आज के दिन परेशान है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो आज ऊंचाई पर है, 5वीं महाशक्ति है हम दुनिया में, 3री बनने वाले हैं। पर एक बात याद रखिए,
भारत को विकसित राष्ट्र का दर्जा मिलना है तो हर व्यक्ति की आय को 8 गुना करना है। उस 8 गुना करने में सबसे बड़ा योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है, किसान कल्याण का है। और जब हम किसान के मन को अशांत देखते हैं, माननीय कृषि मंत्री जी ने ठीक कहा, मैं उनके सुर में सुर मिलाता हूं। किसान के लिए जितना कम किया जाए कम है। कितना किसान के लिए करो उसका असर देश पर पड़ेगा, सकारात्मक रूप से पड़ेगा। जब संस्थाओं को देखता हूं और पाता हूं कि इनका असर कहां पर है। If we will not self audit, who will? We cannot reduce our functions to be ceremonial. हमें अंदर झांकने की आवश्यकता है कि अब तक हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। क्या दुनिया में कृषि का विकास नहीं हो रहा है? तकनीकी नहीं आ रही है? ये सोचने की बात है। मैंने 2 दिन पहले मेरी चिंता व्यक्त की थी कि किसान आंदोलित है। मैंने किसान भाइयों से आह्वान किया था कि हमें निपटारे की ओर बढ़ना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को एक संदेश दिया कि मसला कितना ही बड़ा हो, विवाद कितना ही गंभीर हो, उसका समाधान बातचीत से है और विश्व स्तर पर कूटनीति से है। हम अपनों से नहीं लड़ सकते। हम अपनों को नहीं इस हालत में डाल सकते कि वो कब तक लड़ेंगे। हम ये विचारधारा नहीं रख सकते कि उनका पड़ाव सीमित रहेगा, अपने आप थक जाएंगे। अरे भारत की आत्मा को परेशान थोड़ी करना है, दिल को चोटी थोड़ी करना है। I will call upon the Director General and appeal to the Honorable Minister, Indian Council of Agriculture Research, all its affiliates, universities, research centers must be firing on all cylinders to work for a situation to bring about economic prosperity to the farmer. मैंने जब आह्वान किया तो मुझे अच्छा लगा कि एक प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया आई है माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल से। संयमित भाषा है, संजीदगी की भाषा है। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? एक दिन वादा किया था तो उसका क्या हुआ? मैंने बहुत अर्थशास्त्रियों से बात की है, गहन चिंतन किया है। हमारा मन सकारात्मक होना चाहिए, रुकावट पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए कि किसान को ये कीमत दे देंगे तो इसके दुष्परिणाम होंगे। किसान को जो भी कीमत देंगे उसका 5 गुना देश को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। We have to define our priorities. कैसे उन्होंने बेवकूफी किया? ऐसी चुनौती आज आपके सामने है, इसको भारत की एकता से कम मत मानिए। और ये आकलन बहुत सीमित है, संकीर्ण है कि किसान आंदोलन किस नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है, खुद उन
कष्टों को महसूस किया है? आप सभी ने देखा किस प्रकार से ये पूरा भाषण मौजूद है। आप लोग YouTube में पूरा भाषण जरूर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये इस आधुनिक युग का हृदय से निकला हुआ सर्वश्रेष्ठ भाषणों में से एक है। अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ, फिर किसी अच्छी बात के साथ आपके साथ फिर जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।